नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक चुनाव के बाद अब सबकी नज़र है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर। आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की वर्तमान स्थिति को लेकर। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार अभी कई योजनाएं ऐसी लाई है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या कांग्रेस भी उसी दमखम के साथ, जैसा पिछली बार उन्होंने दिखाया था, इसी दमखम के साथ इस बार भी चुनावी मैदान में है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार युवाओं की पसंद थे, उनके नाम पर लोगों ने वोट दिए थे और अब वो बीजेपी के पाले में है। क्या कांग्रेस के पास कोई नया युवा चेहरा है जिसके नाम पर वोट मांगा जा सके, या फिर वही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आदि के चेहरे सामने रखकर वोट मांगे जाएंगे? बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई भी युवा चेहरा सामने नज़र नहीं आता और जितने भी युवा नेता थे वो सब पूर्व में जो दो युवा नेताओं का हाल हुआ वो देख चुके हैं। इसको लेकर वो अपने भविष्य के प्रति काफ़ी आशंकित हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की चुनाव लड़ने के लिए क्या योजना होगी, ये देखने लायक बात होगी। और हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि वर्तमान में सरकार में है। वो अपनी सरकार के खिलाफ जो एंटी कंबेंसी क्रिएट हुई है, जो सरकार के खिलाफ पब्लिक के अंदर आक्रोश है, जो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले कई समय से मध्य प्रदेश की जनता लगातार एक ही चेहरा देखकर और एक ही तरह की घोषणाएं सुनकर काफ़ी बोर हो चुकी है, या फिर कहा जाए कि अब उन्हें ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद इस वर्तमान सरकार से नहीं रही है। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री फेस बदलकर उस चुनाव में उतरेगी या शिवराज सिंह के ऊपर ही भरोसा जताया जाएगा, ये भी देखने लायक होगी बात। लेकिन जैसे ही सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई कि मध्य प्रदेश में हो सकता है कि सीएम फेस बदला जाए, वैसे ही पुराने जो भी नेता थे, जो भी संभावित दावेदार थे, उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वो लोगों से मिलना शुरू कर दिया। वो विधायकों से, पूर्व विधायकों से, जिला अध्यक्षों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद है कि अगर शिवराज सिंह चौहान का फेस बदला गया तो हो सकता है कि उनका नंबर आ जाए। ऐसे में ही एक घटना देखने को मिल रही कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो इससे पहले हरियाणा चुनाव के अंदर प्रभारी रहे, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल के अंदर प्रभारी रहे, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने अपनी सक्रियता अचानक ही बढ़ा दी। वो अचानक ही कई सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, कई सारे विधायक, पूर्व विधायक से मिलने लग गए हैं। ऐसा हाल ही में उनका एक दौरा रहा रतलाम का, जहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के सियासी मायने काफ़ी निकाले जा सकते हैं और निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि हिम्मत कोठारी गुट को प्रोत्साहित किया जाए कैलाश विजयवर्गीय द्वारा, क्योंकि वर्तमान जो रतलाम के विधायक है चेतन कश्यप, उनके साथ उनकी खटास जग जाहिर है और सबके सामने आ चुकी है कई बार। और कैलाश विजयवर्गीय के ही शागिर्द माने जाते हैं अशोक पोरवाल, जिन्हें अभी हाल ही में रतलाम प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, आरडीए का अध्यक्ष बनाया गया। और जैसे ही उनके अध्यक्ष की सूचना आई, वैसे ही ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय या कोई भोपाल से किसी व्यक्ति ने उनके लिए काफ़ी फील्डिंग करी और उन्हें ये पद दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करी। लेकिन चूंकि वो शुरू से ही कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक माने जाते थे, इसलिए सीधे तौर पर लोग यही सोच रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के थ्रू ही उन्हें यह पद मिला है। अब और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हिम्मत कोठारी सक्रिय राजनीति में थे, विधायक थे, उस समय इसके बाद से एक दौर ऐसा आया जब अशोक पोरवाल और हिम्मत कोठारी के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक तरह से कहा जाए तो उनकी इस तरह से खटास आ गई थी उनके संबंधों में कि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर अचानक ही राजनीति के अंदर से, हालांकि कहा जाता है कि कोई भी स्थायी नहीं होता, ना तो दोस्त स्थायी होता है ना दुश्मन स्थायी होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर
फिर से हमने देखा कि जैसे आरडीए के अध्यक्ष बने अशोक पोरवाल, वो सबसे पहले हिम्मत कोठारी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और काफ़ी चर्चाएं होती हैं। चूँकि कैलाश, और उसी के बाद कुछ दिनों बाद कैलाश विजयवर्गीय भी आकर हिम्मत कोठारी से मिलते हैं। ये राजनीतिक गलियारों के अंदर ये चीज़ को समझा जा सकता है, इनकी चर्चाएं जोरों पर हैं कि ऐसा क्या हो गया जो एक अपोजिट ग्रुप दोनों आपस में मिल रहे हैं। क्या इसके पीछे चेतन कश्यप से दूरी है? क्या चेतन कश्यप से दूरी हो चुकी है? कैलाश विजयवर्गीय की थी, फिर अशोक पोरवाल, फिर हिम्मत कोठारी की भी दूरी है। इसलिए हो सकता है कि दोस्त दोस्त आपस में दोस्त दोस्त बनकर एक साथ संगठित होकर चेतन कश्यप की रतलाम की दावेदारी को चुनौती दी जा सके। हालांकि हिम्मत कोठारी पिछले कई समय से हम देख चुके हैं कि वो चेतन कश्यप के खिलाफ कई बार मुखर हो चुके हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से आलाकमान या बोला जाए प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री उन्हें मना लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि हिम्मत कोठारी चुप नहीं बैठेंगे। उनकी तरफ से कोई न कोई प्रतिक्रिया या कोई न कोई क्रिया हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है हिम्मत कोठारी अपने किसी चहेते के लिए टिकट मांगे या पार्टी के सामने खुद के लिए टिकट मांगे, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का यहाँ आना, फिर अशोक पोरवाल का हिम्मत कोठारी के साथ मिलना, ये सभी राजनीतिक समीकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ये लगेगा कि रतलाम के अंदर भाजपा दो गुटों में बढ़ चुकी है और अब दोनों ही गुट अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। चेतन कश्यप जहाँ अपने विकास की योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार को कन्विंस करने में लगे हुए हैं, वही हिम्मत कोठारी कार्यकर्ताओं की दुर्दशा और उनकी अवहेलना को लेकर प्रदेश सरकार को कन्विंस करने में लगे। अब प्रदेश सरकार या प्रदेश संगठन इस बारे में क्या डिसीजन लेता है, ये एक भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान में इतना कहा जा सकता है कि रतलाम के अंदर आने वाले समय में हमें भारतीय जनता पार्टी के दो गुट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये सभी चीज़ें, दो गुट बनना पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान दे और कांग्रेस की स्थिति बेहतर करने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सके। क्योंकि कांग्रेस भी देखा जाए तो पिछला महापौर चुनाव हम देखते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशियों में जो एक पहले होता था 30 से 40 हज़ार का एक मार्जिन होता था भारतीय जनता पार्टी के जीतने का, वो मार्जिन कम होकर अब 7 से 8 हज़ार रह गया। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के दो गुट बनते हैं और इन दोनों गुटों के अंदर अगर इस तरह के नेता जो एक तरफ पूर्व गृह मंत्री हैं, फिर कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ हैं, प्लस उनके साथ आरडीए अध्यक्ष है और दूसरी ओर चेतन कश्यप का गुट है जिसके अंदर एक छत्र वही नेता हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा रतलाम की दूसरे भारतीय जनता पार्टी रतलाम के अंदर कोई दूसरा चेहरा चेतन कश्यप की तरफ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे कहा जा सकता है जो मास लीडर हो या जो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। लेकिन चेतन कश्यप के साथ भी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उन्होंने कभी भी अपने 4 साल में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी और उनकी लगातार अवहेलना हुई है। कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी काम लेके जाता तो पहली बात उनसे मिलना मुश्किल था और मिलने के बाद भी अगर वो कुछ ऐसा काम होता था जहाँ कुछ हुआ, जैसे पुलिस थाने में फ़ोन लगाना हुआ, किसी कार्यकर्ता को परेशानी, तो वो इस तरह के काम करने के लिए स्पष्ट रूप से लोगों को मना कर देते हैं। ऐसा हमें कई लोगों और कई कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ही हमें पता चला कि उनका व्यवहार इस तरह का है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से सीवरेज घोटाला जिस तरह से कांग्रेस लगातार उठा रही है, पारस दादा सकलेचा के द्वारा उठाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी छवि पहले वाली छवि नहीं रही है जहां रतलाम उनका गढ़ माना जाता था और इस गढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन पिछले महापौर चुनाव को देख लें आप, या चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी ये जो दो गुट बने हैं, ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए रतलाम की सीट, रतलाम जिले के अंदर जो 5 विधानसभा सीट है, इन सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कठोर परिश्रम करना होगा अगर उन्हें रिपीट करना हो। और कांग्रेस के लिए इस बार अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अवसर ज़्यादा है, क्योंकि सरकार से कहीं ना कहीं लोग खफा नज़र आते हैं। सरकार की योजनाओं के ऊपर लोग पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी एक इमेज बन गई है जिन्हें कांग्रेस हमेशा घोषणावीर नाम से संबोधित करती है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक बात को लगातार बोलते रहना और पब्लिक के अंदर धीरे धीरे वो चीज़ें पब्लिक के मस्तिष्क में घर कर जाती है। शिवराज सिंह चौहान रतलाम के अंदर जितनी घोषणाएं कर चुके हैं, उनमें से मुश्किल से कुछ
5 या 10% की योजना हमें धरातल पर नजर आएगी, अन्यथा कोई भी योजना का धरातल पर कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस उन्हें घेरने में कामयाब हो जाएगी, या हो सकती है, या माना जाए कि कांग्रेस ने अपनी पहली नींव रख दी, क्योंकि पारस सकलेचा लगातार पिछले कुछ महीनों से सक्रिय है। वो लगातार सीवरेज में हुए घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका विरोध करते रहे हैं। और रतलाम